जय हिंद, जय भारत मेरे श्रोताओं। आज हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की और हम बात करेंगे डिकोडिंग 24/7 द वर्ल्ड दिस वीक। इस हफ्ते के हाइलाइट्स क्या हैं? इस हफ्ते में हम बात करेंगे ट्रंप। देखिए, ट्रंप के बारे में अभी तक कभी भी ऐसा हफ्ता नहीं हुआ जिसमें हमने बात ना की हो, लेकिन हम ट्रंप की बात करेंगे। ट्रंप ने यूएन में क्या किया, उसके बाद उसकी मीटिंग हुई है मुस्लिम देशों के लीडर्स के साथ, फिर पैलेस्टीन के ऊपर भी बातचीत हुई है, यूक्रेन और टैरिफ्स का नया बखेड़ा खड़ा किया गया है ट्रंप के द्वारा। हम बात करेंगे, जरा सा कुछ और बातें करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ और नई चीजें क्या निकल के आ रही हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो, चाहे वो मेलोनी की तरफ से हो या वो जेलेंस्की की तरफ से हो। फिर हम बात करेंगे, एक नया त्रिकोण चल रहा है यूएस, चाइना, पाकिस्तान, खास करके अब, क्योंकि पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल और उनके जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिले, उनकी मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और कैसा वहां पे माहौल रहा, इसकी बात करेंगे। फिर हम अपना दृष्टि बढ़ाएंगे हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में देखिए, आजकल जरा सा ज्यादा ही अनरेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका क्या कोई विदेशी हाथ है? और एक चीज के बारे में हम आखिर में बात करेंगे, वो है रेल लॉन्च ऑफ अग्नि प्राइम। जनरल कार्की, आपका स्वागत है। जय हिंद। थैंक यू कमांडर चक्रपाणी। अच्छा लगता है हम हफ्ते में एक बार मिलके जो दुनिया में हो रहा है उस पर बातचीत करने पे। तो अबे जनरल कार्की, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रंप के साथ। हमेशा की तरह ट्रंप, और ट्रंप को ट्रंप कैसे किया जाता है और कौन करता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी विशेष खबर, सॉरी अलग सी खबर आई है। वो खबर यह है कि दुनिया भर में जितने भी उसमें अमेरिकन जनरल्स को अपॉइंट किया गया है, पोस्ट किया गया है, और अमेरिका के अंदर भी जो जनरल्स हैं, इन सबको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और खबर यह भी है कि तकरीबन 500 लोग आएंगे। और ये मीटिंग बुलाई गई है पीट हेग्सेथ, जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के प्रमुख हैं, या डिफेंस सेक्रेटरी कह लीजिए। आपको क्या लगता है, मकसद क्या होगा? आपको क्या लगता है, इससे है ना निकलेगा क्या? जी देखिए, ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी फैल रही है, चर्चा में है। और यूएस के जितने भी कमांड्स हैं आउट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूएसए, उन सब के और कॉन्टिनेंटल यूएसए के कमांड में भी जो जनरल्स बुलाए गए हैं वो वहाँ पे आएंगे। अभी इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल पॉलिसी है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि वो जिसको वो खुलासा नहीं देना चाहते हैं, इंडोर डिस्कशन करके वो प्रेस में नहीं जाएगा, उन कुछ चीजों पे और मुद्दों पे डिस्कशन होगा। और जिस हिसाब से अभी दुनिया में ये टर्मोइल चल रहा है, हो सकता है कि वो उनको सतर्क कर रहे हो कोई कंटिजेंसी के लिए जिसके लिए उनको बुलाया गया हो। और फिलहाल जो लोकल लेवल पे जो उनकी अभी अलायंसेस और उनकी चीजों लोगों के साथ रवैया चेंज हो रहा है, कोई गुड बुक्स में आ रहा है, कोई बैड बुक्स में आ रहा है। कभी बांग्लादेश में एक्सरसाइज हो रही है तो कभी हूती के साथ हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा क्लैरिटी उनको हर कमांड को देनी है अपने, कि आपका रुख क्या होगा, आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे इन चीजों के लिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि चेंजिंग अलायंसेस के साथ कुछ उनके लॉजिस्टिक्स, कुछ उनकी मिलिट्री प्रायोरिटीज वो इंटरचेंज होंगी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे को दी जाएंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये है जनरल्स एंड अबव। जनरल्स अबव नॉर्मली जो है वो वॉर स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पे जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा हाथ होता है आपका कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन को प्लान करना या फिर लॉजिस्टिक्स को रीसेट करना। ये अगर उनकी पूरी नेशनल पॉलिसी उनकी जो है वो अगर चेंज हो रही है टुवर्ड्स वॉर फाइटिंग, तो इन चीजों के जो होगा सबको बुला के वो अपना जो सेंट्रल दिमाग, जो ट्रंप की टीम का जो फोकस एरिया है, जो प्रायोरिटीज हैं और जो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयारी है, उसके लिए वो उनको हो सकता है बुलाएं और आपस में डिस्कशन भी करें और ऑन ग्राउंड फीडबैक भी ले लें। ये आप वो इसलिए कर रहे हैं कि सबका एक साथ सिचुएशनल अवेयरनेस रहे और ये चीजें ज्यादा बाहर भी ना जाए, जो अंदर डिस्कस होगा वो अंदर ही रहेगा। लेकिन
ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक सिग्नलिंग है, एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है पूरा लूप में आगे रहने के लिए, कि आपने बुला के ब्रीफ कर दिया है, अब कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया अपना सर खुजलाते रहेगी आखिर आगे में क्या होगा। तो ये दोनों चीजों की बैलेंसिंग है, क्योंकि गाजा, ईरान, हूती, उधर चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत कुछ जगह पे इनके बिल्कुल नए-नए इन्होंने अपने जो प्रायोरिटीज हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं सो कॉल्ड, और जिनके साथ ये मिलिट्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और चाइना के अगेंस्ट जहां-जहां पे इनको रहना है, और सेंट्रल एशिया, ये तो हम भूल ही गए। पिछले 3 महीने में सेंट्रल एशिया पे बहुत ज्यादा जोर है। ट्रंप ने सारे प्रेसिडेंट से बात की थी। पाकिस्तान में उनकी चीफ्स की एक कॉन्क्लेव कराई गई थी सेंट्रल एशिया की। बगराम एयरबेस की बात हो रही है। तजाकिस्तान तो हमारे साथ है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनली रशिया का भी प्लेग्राउंड रहा है, और जो सीपेक जाता है चाइना का, वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू जाता है। तो ऐसे में चाइना को क्या कंट्रेन करने के लिए कोई पॉलिसी है? क्या बिल्कुल एक पिवट टू एशिया जो बोल रहे थे, जो इंडो पैसिफिक था, क्या अब वो जाके सेंट्रल एशिया की तरफ को आ रहा है? क्या लैंड की तरफ ज्यादा उनके तवज्जो है, वहां पे वो अपने बेसिस डेवलप करना चाह रहे हैं, और शायद कुछ और प्लेसेस जो दूर थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं? ये कई चीजें हैं जो कि वो अपनी जो डोमिनेंस है या उनकी जो नेशनल पॉलिसी है, उसके हिसाब से मिलिट्री को वो कैसे रीलोकेट और रीएडजस्ट और रीसेट करना चाहते हैं। वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, और फिर उनको जाके इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलिट्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स, उसमें उनके पूरे बेसेस होंगे, लॉजिस्टिक्स होगी, कम्युनिकेशन होगा, इंटर ट्रांसफर होंगे एसेट्स के, ये सब चीजों का वो ध्यान देने के लिए रह सकते हैं। जनरल गार्ग आप बहुत हद तक तो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपसे आपके तरह पूरी तरह सहमत हूं। दो तीन चीजें और हैं। नंबर एक, पीट हेग्सेथ का जो रिकॉर्ड रहा है वो एक रिकॉर्ड रहा है मैवरिक का। वो क्या कुछ भी कर लेते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के। दूसरा, ये मीटिंग बुलाई है पीट हेग्सेथ ने बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए हुए। ट्रंप को तो मालूम ही नहीं था कि ये मीटिंग बुलाई जा रही है। तीसरा, पिछले कुछ महीनों में ही पीट हेग्सेथ ने कहा था कि मैं 20% तक जनरल ऑफिसर्स को निकाल दूंगा, उनको स्ट्रीमलाइनिंग करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जनरल्स हैं। और क्या ये हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई बात हो? चौथा, अब ये मत भूलिए कि जब लास्ट अमेरिका ने अपना ये बताया था प्रिपरेशन फॉर वॉर, और उन्होंने अपनी वॉर फाइटिंग के हिसाब से अपने व्हाइट पेपर निकाला था, उसमें चीन वॉज द प्राइमरी एडवर्सरी। उनको लगता था कि चीन ऐसा देश है जो जिनके खिलाफ उनको काम करना है, और चीन को ही उन्होंने किसी ना किसी तरह से कंट्रोल में रखना है। अब उनका फोकस लग रहा है कि होमलैंड की तरफ ज्यादा चल रहा है। होमलैंड का मतलब यह है, चाहे विद इन अमेरिका, चाहे वो इमिग्रेशन के नाम पे हो, चाहे वो ड्रग्स के नाम पे हो, चाहे वो फेंटेनिल के नाम पे हो, चाहे वो, है ना, यहां तक कि आप देखिए, अगर ट्रंप ने फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगाए हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं क्या हमारे ड्रग्स के ऊपर, जो ड्रग्स के मतलब मेडिसिन के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इतनी ज्यादा हो गई है, क्या वो हमारे देश के हित में या हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकती है? क्या वो बताना चाहते हैं? अगर ये होता है और सारे जनरल्स को बताया जाता है कि हम इंटरनली ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो नेचुरली एक्सटर्नल फेसिंग जो कमांड्स हैं, खास करके सेंट्रल कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड, यूरोप के उस एरिया को देख, वो कमांड, ये सब के ऊपर उनका मेजर इफेक्ट पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि चीन के ऊपर जो उनका फोकस रहा है, अभी तक वो अनवेवरिंग फोकस रहा है, बिल्कुल एक साथ एक सटीक फोकस करके रखा हुआ है चीन के ऊपर। सही आपने बताया है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर पाकिस्तान इसके साथ इसमें बहुत घुल मिल गया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर हम जरा सा देर में बात करेंगे जब हम आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ और ट्रंप की बात करते हैं। आते हैं हम तुरंत फटाफट इसके ऊपर कि भाई ट्रंप ने यूएन में क्या किया। अगर आप देखते हैं कि क्या होता है, शगुन की तरफ अगर आप देखते हैं, तो शगुन तो ट्रंप के यूएन के अंदर जाने के बहुत ही खराब थे।
जाते ही एस्केलेटर खराब हो गया। उसके बाद जब उन्होंने स्पीच देनी शुरू की तो उन्होंने कहा मेरा है ना ये टेलीप्रॉम्प्टर हाँ टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। उसके बाद उनको 15 मिनट की स्पीच उन्होंने करीब 1 घंटे से ज्यादा दी। इसमें उन्होंने बहुत सी चीजों का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज से लेके उन्होंने कहा कि देखिए हम अमेरिका को एज ए विक्टिम दिखाने की कोशिश की, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि सबने हमारा फायदा उठाया है और हमें पीठ पीछे छोड़ा भोंका है। उन्होंने बात भी की पैलेस्टीन के ऊपर, उन्होंने बात की यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने बात की उसके ये सब बात करने के बाद उनकी मीटिंग हुई है। वो भी आप देखिए किनके साथ, मुस्लिम या इस्लामिक नेशंस के लीडर्स के साथ, उसमें पाकिस्तान भी था। उसके बाद उन्होंने बात की है 4-5 चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत सी चीजें निकाली हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या विश्लेषण है इसके ऊपर? देखिए ये ट्रम्प ने अभी जो यूएनजीए में अटेंड ये जो स्पीच दी है, जिसको कि हमारे मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ अटेंड नहीं किया है, वो एक अच्छा ही किया है। क्योंकि आप देखिए जैसे उसने अर्दोगान बाकी जो भी मिलने आया उनकी पब्लिक के सामने ह्यूमिलिएशन की है। अर्दोगान के लिए बोलते हैं अगर किसी को इलेक्शन को रिगिंग करानी है तो इनसे पूछो, इनको रिगिंग कराने का बहुत तजुर्बा है। तो और ये बहुत अच्छा आदमी है, ये टफ आदमी है। तो उनका उनकी जो यूएनजीए में आपने पूरा कवर कर ही दिया, जो उनके टॉपिक्स थे वो ये दिखाने के लिए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, दुनिया कुछ नहीं करती है। यूएसए को इतने सालों से लूट रही थी, अब मैं यूएसए को बड़ा बनाऊंगा। और जहां तक यूक्रेन युद्ध है, ये युद्ध है, इसमें मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यूरोप तो कुछ करता नहीं है। और इन्हीं चीजों पे लेकिन वो इजराइल गाजा में थोड़ा सा चुप्पी या दाएं बाएं का घूम के बात करते हैं। और अरब अरब कंट्रीज के साथ उन्होंने इसलिए बुलाया है क्योंकि जब से कतर पे इजराइल ने स्ट्राइक किया है तो जो जीसीसी है, अरब कंट्रीज देश जो है वो एकदम से नाखुश हैं, सदमे में हैं। और उनके ऑल्टरनेटिव्स आगे का जो अमेरिकन गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, जो उनके पास एक ब्लैंकेट, एक पूरा उनको एश्योरेंस था ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी, वो उनको लगा ये कहीं मिसिंग है। या फिर हो सकता है कहीं अमेरिका बोलता कुछ है और करता कुछ है। और अगले इस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप को देखते हुए सभी को पता है कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं उसको बोलते नहीं है, और जो नहीं करते उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो ऐसे आदमी के टाइम पे वो भी अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो शायद उन लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, जिसमें पाकिस्तान भी था। अभी पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी एजेंसी जैसे होता, हम सोसाइटी में दे देते हैं कि ये आपको गार्ड देगा, उस टाइप से उसको भी बैठा के रखा होता कि आपको कितने चाहिए, मैं इसको बोलूंगा ये उतना आदमी आपको भेज देगा आपकी गारंटी के लिए। और हो सकता है जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी गारंटी के लिए अमेरिका ये जो है पाकिस्तान को आउटसोर्स करेगा कहाँ कितने लोग भेजने हैं, और अपने लोग कम करके हो सकता है वो रीऑर्गेनाइज रीएसेट करके कुछ अपनी फोर्सेस को कॉन्टिनेंटल यूएसए में ला सकता है। ये इससे ये भी लिंक मेरा एक बनता है। जी देखिए जनरल कार्की, आप जो दो महत्वपूर्ण टॉक्स भी बातें हुई हैं यूएन में पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा के ऊपर। एक थी बात जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कही, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं पैलेस्टीन को उस दिन रिकॉग्नाइज कर दूंगा और तुरंत कर दूंगा जिस दिन पैलेस्टीन इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देता है। दूसरी बात कही थी इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए आज की तारीख में मुस्लिम देश जो हैं, खास करके अरब देश जो हैं, उनका यह रवैया हो गया है माई वे और द हाईवे, मेरी ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब यह है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन कर दिया जाए, पैलेस्टीन को सब कर दिया जाए, लेकिन कोई इसराइल के ऊपर कोई बात नहीं करता। और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अगर पैलेस्टीन को जीने का हक है तो इसराइल को भी जीने का हक है। अगर पैलेस्टीन को सिक्योरिटी का हक है तो इसराइल को भी अपनी सिक्योरिटी का हक है, और ये सिक्योरिटी की गारंटीज अब अरब नेशंस को भी देनी पड़ेगी। जिस दिन अरब नेशंस इसराइल को ये सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार है, मैं भी गारंटी देने को तैयार हूं। मैं यहां तक कि 20,000 अपने ट्रुप्स वहां पे लगाने को तैयार हूं एज ए पीस कीपिंग फोर्स। ये एक हिस्सा है।
दूसरी तरफ से आता है, जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान को बताया जाएगा कि 20,000, 40,000, 50,000 लोग आप खड़े कर दीजिए एज सिक्योरिटी गारंटी। वो वैसे ही सिक्योरिटी के नाम पे है ना, सऊदी अरब में है ही तैनात, अपने एक करीब करीब एक ब्रिगेड को खड़ा करके रखा हुआ है हाउस ऑफ साउथ और मेक्का की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एक एंगल के ऊपर आपका मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला। क्या ये अरब, नेटो और सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान का पैक्ट एक तरीके से न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरफ इशारा करता है? मैं खुद अपने मानता हूं, और कई लोग ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बचा है। अगर बचा है कोई, तो फिर वो है अमेरिकन का। तो क्या वो उस तरह से कुछ है कि रोशनी डाल सकते हैं? जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसकी पुख्ता तो नॉलेज या कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक आकलन जो किया गया है, इसमें काफी ये तो काफी कुछ क्लियर है कि अमेरिका के हथियार तो वहां पे हैं। नूर खान में जो एक पाकिस्तानी जनरल ने ही बोला था कि हमें कई इलाकों में जाने की इजाजत नहीं है, ना ही वो हमसे बताते हैं कि क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। तो वो तो बहुत बहुत क्लियर है कि कोई 2,000 पाउंड के बॉम्ब के लिए ऐसे सिक्योरिटी नहीं रखता है। तो अमेरिकन न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। अब क्वेश्चन आती कि एक्यू खान क्या कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को क्या प्रोलिफरेट किया है, तो कोई और सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी इनकी है ही है। तो इनके अपनी न्यूक्लियर वेपन्स किस हद तक डेवलप्ड हैं, 170 जो ये बोलते हैं, और किराना और उसमें जो हमने इनके कहा था, उसमें अभी भी कल या परसों फिर एक अंडरग्राउंड ट्रेमर का पता लगा है। तो कितने उसमें सेफ हो सकते हैं, मतलब अनस्पेंट हो सकते हैं, अनएक्सप्लोडेड हो सकते हैं, लेकिन आर दे सेफ टू एक्स, क्या वहां पे जाना सेफ है, क्या उनको निकालना सेफ है, ऐसी हालत में है, या उस इलाके को पूरा सील करना पड़ेगा ताकि वो अंदर से रेडिएशन बाहर ना आए? यानी वो है हथियार, लेकिन आप उनको छू नहीं सकते हो, तो वो कोई काम के नहीं है। तो ऐसी हालत में जो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली जो बात हुई है सऊदी से, ये तो वैसे भी काफी लोगों ने उसको नकारा है कि क्या सऊदी सोच रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है इसलिए मेरे को न्यूक्लियर बम चाहिए? क्या वो सोच रहा है इजराइल मेरे पे हमला करेगा इसलिए मेरे को चाहिए, जो कि होने वाला है नहीं? और क्या इस्लामिक वर्ल्ड में 2 इस्लामिक बम हो जाएंगे, एक ईरान के पास और एक इसके पास? तो ये एक ऐसा कोई चक्रव्यूह जैसा है जिसका कोई उत्तर सीधे तौर पे है नहीं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर इसका उल्टा देखा जाए कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो उसमें एक सऊदी का क्या योगदान होगा या उसका क्या पार्टिसिपेशन होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं, वो 2 बराबर के नेशंस के हैं जो एक दूसरे में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो एक तीसरे रोग नेशन, टेररिस्ट स्पॉन्सर नेशंस को पता है, उससे सऊदी पैसा दे के अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड ले सकता है, लेकिन उसके लिए वो इंडिया जैसी कंट्री के साथ दुश्मनी मोल और अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहेगा। तो ये इसका सिचुएशन है। जहां तक कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक डिटेल्स इस पैट के बाहर आई नहीं है, लेकिन एक अम्ब्रेला ली जाती है किसी खतरे के तहत। तो अगर आप थ्रेट असेसमेंट करें, ईरान और इसराइल वर्सेस सऊदी अरेबिया। और तीसरी बात है, यूएसए का अपने हथियार तो है ही है, अमेरिका जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स है उसके ऊपर की चाबी जो है वो अमेरिका अपने पास रखता है। तो इन दोनों की अगर लड़ाई होगी, तो पाकिस्तान की ये हैसियत नहीं है या उसकी सॉवरेनिटी या उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपने ही लेवल पे एक न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर या फिर बैलिस्टिक न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके डिप्लॉय करके फायर कर दे। वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अगेंस्ट होगा। चाहे सऊदी अरेबिया ने पूरा ये इस्लामिक बॉम्ब बोल के पाकिस्तान की फंडिंग की थी उस समय, लेकिन क्या इसको आर पार करेंगे? इसीलिए शायद ये डॉक्यूमेंट भी पब्लिक नहीं हो रहा है कि बंद है तो मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। लोगों को सोचने दो, जिनको जिनको आपने कॉशन देना है उनको आपने कॉशन दे दिया, और हो सकता है बैक चैनल में इंडिया जैसी कंट्रीज का सऊदी ने पहले से ही बात कर रखी होगी कि ये है
आगे चिंता की ज्यादा बात नहीं है। मेरे को लगता है हिंदुस्तान को इस पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। जनरल कार्की, एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं है ना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज तो सब लोग काफी लोग कर रहे हैं। इसराइल ने, एक सौ नेतन्याहू ने तिरपन बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप एक तरीके से हमास को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक तरीके से आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ये दृष्टिकोण है। दूसरा है कि पैलेस्टीन को कहां पे बनाया जाएगा। गाजा की हालत ऐसी है कि गाजा में जो भी लोग रह रहे हैं उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वरना रिकंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता। अगर आपने इनको रिलोकेट करके कहीं ना कहीं पे बसाना होगा तो वो कौन सी जगह होगी? साउथ ऑफ सिनाई, सिनाई पेनिनसुला का दक्षिण शोर, क्या वो सीरिया के अंदर होगा? या फिर आप देखिए वेस्ट बैंक वाला एरिया में गाजन को आप नहीं ले जा सकते। पैलेस्टीनियंस को कोई दूसरा देश लेना नहीं चाहता क्योंकि वो कहते हैं ये तो इतने कट्टर हैं, ये हमारे देश में आके कचरा करेंगे। इजराइल ने अपना E2 प्लान, जो नया प्लान, उनका काफी पुराना प्लान था ये, वो फिर से स्टार्ट कर दिया है और इसमें वो जो जमीन है वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में, वहां पे अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। तो मतलब ये इस तरह से जैसे पाकिस्तान का गठन हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान और दोनों के बीच में पूरा भारत, यहाँ पे अगर बीच में जमीन आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठप पड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है, अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा, अगर बनेगा तो वो कहां बनेगा? देखिए, पैलेस्टीनियन स्टेट जो बनेगा आज की तारीख में, वो टू स्टेट तो नहीं होगा, टू कंट्रीज नहीं होगा, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक। और अभी आपके दो दो क्वेश्चन है कि अगर गाजा को डोनाल्ड ट्रंप अपना रिजॉर्ट बनाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो आज वहाँ के निवासी हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट है तो वो अल फतह वाला, वो जो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो कहाँ पे अपने को करेगा। तो वेस्ट बैंक काफी बड़ा है और उसमें पहले से ही वो रह रहे हैं। सिर्फ हमस गाजा उन्होंने अपने को अलग कर लिया था, अलग से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। और वो ये इनकी जो वेस्ट बैंक वाली जो सरकार है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसको वो वैसे भी नहीं मानते थे। तो उनके साथ डीलिंग अलग है। आज की तारीख में अगर आप टेरिटोरियल वाइज देखें तो वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्टीनियंस का है, दे रखा है। अब नेतन्याहू उसमें और एग्रेसिवली सेटलमेंट्स वगैरह ये वो कर रहा है। हो सकता है जेरूसलम के आगे थोड़ा सा इलाका वो बफर के लिए ले ले ताकि उसकी जॉइंट ओनरशिप ना रहे। लेकिन जो वेस्ट बैंक है उसमें से किसी को रिलोकेट करने का ना तो कोई औचित्य बनता है, अच्छे खासे उनकी लाइवलीहुड है, और ना ही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी एडवाइस करेगी। आप गाजा को जिस हिसाब से आपने जमीन में मिला दिया, आप ठीक कह रहे थे, उसका रिकंस्ट्रक्शन में आपको इनको कहीं ना कहीं तो रखना ही है। अब उतने जो लोग हैं, ये 5-6 लाख लोग जो होंगे, इनको कहाँ पे ले जाके रखेंगे वो देखने वाली बात है। इजिप्ट ने तो साफ मना कर दिया है, बाकी अरब देश भी बिल्कुल कोई इनको छोड़ना नहीं चाहता है, जॉर्डन लेगा नहीं। तो वही है, तो सेनाई कहीं पे खुले में उनको ले जा लेंगे कंस्ट्रक्ट करके, या फिर सीरिया कहीं पे उनको, सीरिया वाला भी अमेरिका की पूंछ लाता है तो उसको बोल के वहां पे रख सकते हैं। इतना स्ट्रांग नेशन नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप किसी नेशन को बोलो आप को रख लो, कोई उनको रखने को राजी नहीं है। और फ्यूचर में आप कुछ भी बोल लीजिए, गाजा खाली होगा। गाजा में से वो हमास और जो वहां के पॉपुलेशन है उसको या तो वेस्ट बैंक को बोलेगी ले लो, नहीं तो सिनाइज वहां अपने जहां भी डालना वहां पे डाल लो, वो लोग सोच लेंगे। पर गाजा जो है, क्योंकि आईमेक के लिए और इनके लिए, हाइफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक पाइपलाइन इम्पोर्टेंट है, भी बिल्कुल। जाती है। तो वो उसको तो बफर जोन बना के रखेगा, वो नहीं कि इजरायली एडमिनिस्ट्रेट गाजा वगैरह नहीं चलेगा। वो इट विल बी, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरा क्लियर हो जाए। दुनिया चिल्लाती है, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं। बस उनके रीलोकेशन की लोकेशन एक बार पता लग जाए, ये प्लान एग्जीक्यूट होके रहेगा। और जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है आज वेस्ट बैंक में, उसी को बोलेंगे आप अपने को देश मानते हो तो मानो, इसराइल तो मानेगा नहीं जब तक कि वो रेसिप्रोसिटी नहीं होती है। तो ये स्थिति ऐसी चलिए, रहेगी, और बाकी कोई देश इस सिचुएशन में किसी भी हालत में ना तो जवान भेजेगा, ना ट्रुप्स भेजेगा, ना सिर्फ एड भेजने की वो बात कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में करते हैं क्योंकि समय अभी आगे बढ़ता जा रहा है।
यूक्रेन में देखिए आज की तारीख में जो भी प्रोग्रेस हुई थी वो तो कोई खास हो नहीं रही है। एक तरफ पुतिन है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे भले ही धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन है जो हमले कर देता है, जिसके है ना बहुत बड़े हेडलाइंस बनते हैं, लेकिन होता कुछ कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता जहां तक युद्ध का सवाल है। इसी बीच होता है एक कॉन्वर्जेशन जो है यूरोपियन कमीशन के जो हेड हैं कोस्टा, जो प्रेसिडेंट है पोर्चुगल के, और यूरोपियन इनके उर्सुला वेंडरलेन के साथ साथ मोदी जी का होता है। और मोदी जी को कहा जाता है कि आप यूक्रेन में अब कुछ करिए। उधर जेलेंस्की कहते हैं कि मैं कहीं भी बात करने को तैयार हूं। फिर यूएन में कहते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो हमें समझता है और वो काफी हद तक हमारे साथ है। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है यूक्रेन के अंदर। मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो फोकस ट्रंप के ऊपर था कि वो यूक्रेन का युद्ध सॉल्व कर देंगे और यूक्रेन में युद्ध विराम के तरफ आगे बढ़ेंगे, वो फोकस जो है ट्रंप से हटके प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ या भारत की तरफ होता दिख रहा है। आपका वेरी ब्रीफ कमेंट्स। जी, जिस हिसाब से अभी स्टेलमेट हो गया है और जहां तक आप देखें नेटो ने और ये पोलैंड ने मिलके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप भी किया था कि हमारे ऊपर रशियन ड्रोन्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो दाल गलती बन नहीं रही है। ट्रंप ने भी जो है अपने हथियार वो यूरोप को भेजेगा और वो यूरोप जो है यूक्रेन को देगा और प्रॉफिट करेगा अमेरिका, जो हम बोलता है तेल के लेकर। अब जहां तक आपने जो अभी बताया है, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जी हाँ, ये स्टेटमेंट्स जो है ये ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि लोग पुश कर रहे हैं एक न्यूट्रल फ्रेंड ऑफ रशिया और फ्रेंड ऑफ यूक्रेन, जिसको दोनों ट्रस्ट करते हैं, वहां बैठ के बातचीत हो जाए। और अब इसमें एक आप देखो, नेटो वाले ने भी एक नेटो चीफ ने भी एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया था परसों कि मोदी करेक्ट। बात कर रहे हैं पुतिन से कि ये अब एनर्जी का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक सब मिलके एक नैरेटिव या एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जहां पे पूरा का पूरा, पहले तो वो बोलते थे तेल की वजह से लड़ाई इंडिया करा रहा है, अब वो बोलेंगे इंडिया को हम बोल रहे हैं कि शांति करा रहा हो, इंडिया शांति नहीं करा रहा है। ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू करेक्ट। जेन्युइनली भी हो सकता है कि थक के अभी यूक्रेन का जेलेंस्की जो है, उसने ये मौका देख रहा है कि किस तरह से मैं कर लूं, क्योंकि ट्रंप ने जो ट्राई किया अभी वो तो पूरा अलास्का में खत्म हो गया, फुस हो गया है। और पुतिन को अगर कोई मना सकता है और वो अब ये सोचेंगे कि इंडिया पे जो टैरिफ लगा दिए हमने ऑयल के ऊपर, तो इंडिया भी जो है वो हमारे साथ मिलकर रशिया को बोलेगा कि लड़ाई खत्म कर। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सा गेम है। ये इन्होंने चेस बोर्ड जो सेट किया है, इसमें ये क्या इंडिया पे जेन्युइनली बिलीव करके वो कर रहे हैं या इंडिया को टोपी पहनाई जा रही है, ये हमें बड़े ध्यान से देखना है कि द फ्यूचर फेलियर ऑफ अ टॉक, अगर ये फेल हो जाती है, अगर होती है मीटिंग रशिया और यूक्रेन की, बोलेंगे इंडिया ने कुछ नहीं करा, इंडिया तो इसको तेल दे रहा है और बातचीत में भी ये हमारा साथ नहीं देता है। तो ये एक बड़ा मिक्स्ड बैग है। देखिए आगे क्या होता है। देखिए आपने गेम की बात की, चेस की बात की और टोपी की बात की। ये तीन चीजों से मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक और गेम चल रहा है और एक और जगह टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है। वो गेम चल रहा है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। पहले तो देखिए ट्रंप ने या उससे पहले बाइडेन ने पाकिस्तान के साथ कोई खास वार्तालाप नहीं होती थी, कोई खास बातचीत नहीं होती थी, और सडनली 3 महीने में 3 बारी मुनीर अमेरिका पहुंच जाते हैं। शहबाज शरीफ अभी अमेरिका में बैठे हैं। चाहे उनकी वहां पे बेइज्जती हो, चाहे उनकी वहां पे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेइज्जती हुई थी यूएन में, बेइज्जती हुई थी व्हाइट हाउस में। कहते ये हैं कि 1 घंटा तक मुनीर और शहबाज शरीफ भी है ना वहां पे पबजी खेल रहे थे या क्या खेल रहे थे वो तो वही जाने, लेकिन 1 घंटा ट्रंप ने कम से कम उनको इंतजार कराया। इस सब के बावजूद ट्रंप और मुनीर के बीच में बात ज्यादा हो रही है बनिस्बत इसके कि ट्रंप और शहबाज शरीफ जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में। साथ साथ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप कोई ना कोई चाल तो चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था शुरुआत में, अगर आपको याद होगा कि आपने कहा था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर विशेष ध्यान
ट्रंप का पहुंचा है दो वजह से। एक तो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, और दूसरा चाइना को काउंटर करने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। एक और दिखाई देती है वजह, वो है ट्रंप की निजी वजह, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे पाकिस्तान ने ट्रंप और ट्रंप की फैमिली को बहुत फायदा पहुंचाया है। लोग कहते हैं कि $2 बिलियन प्लस का निजी मुनाफा हुआ है ट्रंप फैमिली को। पता नहीं क्या सच क्या झूठ, लेकिन बात तो है। दूसरी तरफ ट्रंप को बहुत इंटरेस्ट है सैंडटेक और रिकोटेक माइंस में, जहां पे कॉपर है, गोल्ड है और रेयर अर्थ है। यही माइंस जो हैं इनको पाकिस्तान पहले बेच चुका है चाइना को। एक तरीके से अगर आप देखिए, चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है पाकिस्तान की धरती के ऊपर। पाकिस्तान जो है एक तरीके से हीरा मंडी कह लीजिए, फॉर वांट ऑफ ए बेटर वर्ड, कि वो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। मुनीर को देखिए, पहले यूएस गए थे, फिर चीन भी गए, अब यूएस में है, इसके बाद शायद चीन भी जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, ये खेल रहा है कि दोनों तरफ से खेल के सबसे बेस्ट अपने लिए ले ले, क्योंकि ये पाकिस्तान एक भिखारी देश है। उसके पास ना इकोनॉमी है, उसका बट्टा बैठा है, ना पानी है, क्योंकि जो पानी बहता हुआ आता है इंडस में, वो इंडस से बह जाता है, वो स्टोर नहीं कर सकता, उसके डैम्स की क्षमता ही नहीं है। उसके पास या तो फ्लड्स हो रहे होते हैं या सूखा है। गरीब आदमी जो है उसके पास खाने को नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास कुछ है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो है टेरर। टेररिस्ट तो हैं उसके पास भर भर के, और यही टेररिस्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंटरनल डिस्कॉर्ड उसके अंदर बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है। अभी अभी आपको याद होगा, दो तीन दिन पहले की बात है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनवा में बॉम्बिंग की। उसी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भी हुई है। तो क्या लग रहा है, ये क्या गेम चल रहा है? देखिए, पहली बात तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है। उसके पास ऑप्शंस है नहीं। अभी पाकिस्तान क्या देखता है कि चाइना जनरल खान जो जी, है एक सवाल और मैं ऐड कर देता हूं इसी गेम के साथ। आप ये भी मुझे बताइए कि क्योंकि आप ही ने वो कहा था टोपी पहनाने की बात, आप ये बताइएगा कौन किसको टोपी यहां पे पहना रहा है? प्लीज कंटिन्यू। जी। ये देखिए, पाकिस्तान की पहले अगर आप सिचुएशन देखें तो उसके पास ऑप्शन ज्यादा है नहीं। और जब उसके पास ऑप्शन और कार्ड्स नहीं है, वो अपने जो अवेलेबिलिटी है वो एक्सपेंड कर रहा है, ये जानते हुए कि मैं गड्ढे में और गहरा घुसूंगा। उसने वो चाइना को देखता था सीपेक में कि वो आके हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगा, पर चाइना के इन्वेस्टमेंट के डॉलर में नहीं होते हैं। वो आता है, खुद अपनी फैक्ट्री लगाता है, खुद अपने लोगों को नौकरी देता है। चाइनीज ही आते हैं, चाइनीज सब कुछ करते हैं, और वो अपना करके ये सब टायर पंक्चर और चाय की दुकान और शायद बाहर कुछ एक दो सिक्योरिटी के लोग इनके लगते हैं। या तो फिर गधे इतना बेचना तो शुरू करते हैं। अभी इसको क्या है, इसको चाहिए डॉलर, क्योंकि इसने अपने पेमेंट करने आईएमएफ लोन, ये लोन जो इसके इंटरेस्ट ऑन लोन है, डॉलर उसको सिर्फ आ सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और जिनके जिनके ऊपर अमेरिका का दबदबा है। तो ये अपने सऊदी ने भी इनको मना कर ही दिया था, पर सऊदी को भी अगर अमेरिका बोलेगा तो थोड़ा दे देगा। तो जहां तक इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कराने थे और जो रोड बनानी थी या थर्मल पावर प्लांट, सीपेक के गोदार वदार, ये बना दिया चाइना ने। अब इनके पास, चाइना ने बोल दिया अब मैं आपके आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, तो ये उनको बोल गए ठीक है, मेरे को डॉलर आप नहीं दे रहे हो, क्या मैं अमेरिका से मांग लूं? उन्होंने बोला जा मांग के आ जा। तो ये मांग के आ गए। जमीन इनकी बिकी हुई है, जमीन ये बेचने को राजी हैं, और अवाम से इनको कोई मतलब नहीं है। जो एलीट ऑफ पाकिस्तान है आज की तारीख में, अगर आप देखें, जो एलीट ऑफ पाकिस्तान है एंड दी एलीट ऑफ अमेरिका, जो ट्रम्प फैमिली और उसके कोटरी हैं, ये एलीट टू एलीट डील हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी जनरल जो है, चीफ उनका, वो अपने टेन्योर करने के बाद, या कोई सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल भी उनके कोर कमांडर, ये सब अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद के वहां जाते हैं, देश में नहीं रहते। और ये पूरी कमाई होती है जिन दिनों वो अपने सीनियर रैंक में होते हैं। कभी सीपेक के साइन कर ले। आपको पता, सीपेक का जो चीफ इंचार्ज था वो जनरल बाजवा नाम था, क्या था उसका, जिसको पापा पिज्जा वाला, उन्होंने अपनी करेक्ट चेन करेक्ट करेक्ट। छोड़ रखी।
जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट मिलबस है, फौजी फाउंडेशन है, $20 बिलियन का टैक्स पे नहीं करते और वो पैसा सारा का सारा फौजी अफसरों को जाता है, वो अलग कहानी है। तो ये जो अगर आज आपकी तारीख में आप सोच रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को अपनी गुर्बत से बाहर निकालने के लिए या फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग लेके आया, वो कुछ नहीं। वो अपना टेन्योर बढ़ाएगा, जिस टेन्योर में बढ़ाएगा वो अपनी फैमिली को, जो उसने पहले ही अमेरिकन सिटीजनशिप, अभी उसने ट्रम्प से मिलने के बाद और आज की तारीख में उसकी फैमिली को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई है और अभी इसको भी करेक्ट। मिल जाएगी। तो एक देश का अगर सेनापति खुद फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है तो उसका देश के प्रति क्या उसका रवैया होगा, क्या उसकी जान देने की, या लोगों को बोल के कि तुम मेरे लिए लड़ो, किसके लिए लड़ो, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपने टेन्योर से आगे नहीं देखना। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही खराब है। फॉरेन पावर्स वहां पे जो ग्रेट गेम लड़ती थी, जो पहले अफगानिस्तान में हुआ था, फॉरेन पावर्स फाइटिंग फॉर सुप्रीमेसी, वो या पाकिस्तान के अंदर होगा। अभी तक आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन देख रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से चाइना ने बोल दिया है सीपेक में अब तुम्हारी फौज नहीं कर सकती, हम अपने सोल्जर्स भेजेंगे। मतलब फॉरेन सोल्जर्स, अमेरिकन तो पहले है ही है वहां पे, चाइनीज भी वहां पे आ गए हैं। वही माइंस आप जो है बलूचिस्तान में अमेरिका पहले चाइना को भेज गए थे, अब अमेरिका को भेज रहे हो। तो आखिर में डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन का ये वहां पे इन्होंने एक मॉडल रख दिया है। पैसे दोनों से लेके देश को कुछ नहीं मिलना, ये सारे जनरल्स और आर्मी लेके चले जाएंगे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी और नवाज शरीफ इनको भी अपना हिस्सा मिल जाएगा। यही कहानी है एक गरीब कंट्री जिसकी लीडरशिप सालों साल जनरेशन जनरेशन बेचते आई है, खाते गई है, जमीन बेची, जमीर बेची। अब अपने आपने बोला एक्सपोर्ट, अब पहले हम गधा बोलते थे और टेरर, अब इन्होंने अपनी फौज को भी जो सऊदी पैक्ट किया है और अमेरिका के पास गए हैं, ये अपनी ब्रिगेडें भेजेंगे अब वहां पे अरब देशों में, और उसके उसमें इनको पैसा मिलेगा और अमेरिका या अरब से गारंटी दिलवाएंगे कि इंडिया हमें अटैक ना करे। जब इनके जरबे मोमिन जनरल और बाकी कार्की कुछ आपको चल याद रहे थे। होगा, जनरल कार्की आपको याद होगा जब ब्रिगेडियर जियाउल हक, जब जनरल जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, जॉर्डन उन्होंने जॉर्डन में जॉर्डन में कम से कम 20,000 पैलेस्टीनी मारे, कम से कम भारत 20,000। आज की तारीख में एक्स उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ लेना एक मल्टीनेशनल फोर्स को लीड कर रहा है यमन के खिलाफ। तो ये तो उनका पुश्तैनी है। लेकिन एक और पेच मुझे दिखाई दे रहा है, बल्कि दो पेच। एक तो ये है, अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ या और अमेरिकन और सॉरी अरबिक नेटो में वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स के इंचार्ज की तरह बन जाता है, तो उसको पैसे मिलने शुरू होंगे, उसको पैसे मिलने शुरू होंगे अमेरिका से। तो उसके पास है ना, ये मिल जाता है तरीका वेपन्स खरीदने का, और वेपन अगर वो खरीदता है तो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, बगराम एयरबेस। आपको बगराम एयरबेस के ऊपर आप देखिए, अमेरिका का फोकस हमेशा रहा है। इसलिए भी रहा है क्योंकि वहां से वो ईरान के ऊपर निगाह रख सकता है, पाकिस्तान के ऊपर तो रख, उनको कोई जरूरत ही नहीं हो, है ही पाकिस्तान में बैठे हुए। चीन पे रख सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे रख सकता है, और अगर कल जरूरत पड़े तो इंडिया पर भी। बगराम एयरबेस के लिए ट्रंप ने बहुत कोशिश की, धमकाया भी, यहां तक कि चाबहार पोर्ट का मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो सैंक्शंस पहले इन अबेंस कर दिए थे, उनको रीइंस्टेट किया है सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया शायद तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सके कि आप बगराम एयरबेस अमेरिका को दे दें। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरा भी यही एनालिसिस था कि छबहार जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स है तालिबान के ऊपर, कि जो इंडिया से आपको या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड या इंडिया की जो वहाँ पे इंजीनियरिंग, रोड्स कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, सब कुछ जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने लैंड बॉर्डर सील ब्रेक ब्लॉक कर रखा है, तो हम यहाँ से छबहार पोर्ट पे ईरान का जो है वहाँ को हम मैनेज करते हैं। वहां से रेलवे लाइन से हम जो है उसको अफगानिस्तान में हमारी रसद और मदद उनके लिए पहुंचती है। तो ये और इंडिया, उनको पता है, ये पाकिस्तान ने जाके बोला भी होगा कि हमारी तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि अब तो वो सिर्फ इंडिया की सुनता है। तो आप जो है इंडिया पे, जैसे आपने रशिया को मनाने के लिए तेल का लगाया है, आप यहाँ पे अफगानिस्तान को मनाने के लिए छबहार को बंद कर दीजिए, ताकि हिंदुस्तान जो है चाह के भी
अफगानिस्तान को मदद ना कर सके और दोनों मिलके फिर डिसाइड करें कि अगर हमने ये खोलना है तो क्या हम अमेरिका को ये बेच दे दें। तो ये उनकी सोच है। अभी ऑन ग्राउंड ये कितनी सफल होती है ये देखने का है, क्योंकि हाँ, हमें लॉस होगा, हमारे सामान वहां नहीं पहुंच पाएगा, हम अफगान भाइयों को उनके जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन वहां लोकली भी अभी तक हमारे स्टॉक जो है वगैरह जो कुछ दिनों तक तो चलेंगे। और उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड को अगर कोई कंट्री रोकता है तो उसकी इंटरनेशनल फोरा में थू तो होगी। तो जहां तक कि राशन और मेडिसिन और जो ये अभी अर्थक्वेक आया है उसका रिलीफ है, वो मैंने आज ही देखा था, कुछ अभी छबाहर पोर्ट से ही फिर अभी गया हुआ है। पर 1 अक्टूबर के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे कि कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। पर आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, ये एक प्रेशर टैक्टिक एक और लगाई गई है। और शायद ये जो अभी मीटिंग होती है इनकी मुनीर की, उसमें से एक विश लिस्ट उसकी भी होगी कि ये ग्वादर के बगल में इन्होंने जो छबार बनाया है उसको आप बंद कर दीजिए, उसकी वजह से अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का जो है वो हाथ खिंच जाएगा। अमेरिका का उसमें कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर तालिबान ऐसे में टूट गया तो वो तालिबान नहीं है। तालिबान ने 20 साल तक अमेरिकन फौज को छक्के छुड़ा के उनको देश से भगाया है। और बगराम जो था वो अमेरिका ने सबसे पहले छोड़ा। उन दिनों बात होती थी अगर बगराम बेस को अमेरिका आखिर तक रखता तो जो इवैक्यूएशन में उनकी जो वो नाक कटी है रातों वो नहीं रात वो करती। जो भागे हैं वहां से, वो एक बड़ा सिस्टमेटिक वहां से इवैक्यूएशन हो सकता था। अमेरिका ने एक बहुत अपना गलत नमूना पेश किया एक वर्ल्ड पावर का, जो ऐसे भाग के एक देश से निकले और अपने जो उनके अफगान सहयोगी थे वो थे जिनको प्रॉमिस किया था उनको सब तालिबान के हाथ में छोड़ के चले गए थे और देश वैसा का वैसा ही था। तो ये कहानी है। अभी आगे देखिए, तो अगर बगराम मिल भी जाता है तो बगराम को आप कहाँ से सपोर्ट करेंगे? आप कराची या ग्वादर से पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो आपको घुसने नहीं देगा वो। आप फोर्स भी कर लो, जब तक कि आप तालिबान को बिल्कुल समझा के मना के हाथ जोड़ के उसको बाय इज्जत आप एक डील नहीं करते, बगराम अमेरिका के पास नहीं आएगा। अफगानी बहुत ज्यादा प्राउड नेशन है, उन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर को धूल चटाई है, किसी के वो धमकाने पे नहीं आने वाले। जी बिल्कुल। चलिए निगाह करते हैं जनरल कार्की हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान की तरफ दो खास विषय हैं। एक तो आप देखिए पिछले कुछ सालों में काफी हद तक एक प्रोपोगेंडा, एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी के हिसाब से कोशिश की जा रही है कि शांति ना रहे। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट था, चाहे वो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट था, चाहे वो अब वो वोट चोरी के नाम पे हो रहा है, चाहे वो एसआईआर के खिलाफ हो रहा था, और अब लेटेस्ट इसमें लिस्ट में आ गया है लद्दाख। इसके बाद हो गया है आई लव मोहम्मद के नाम पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं कई जगहों में। आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रेट बार गेम जो पाकिस्तान में करके की धरती पे हो रहा है, क्या वो कुछ हद तक हमारी धरती पे भी हो रहा है? और अगर हमारी धरती पे हो रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है और हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ और ज्यादा ध्यान देना है? क्या हिंदुस्तान को करना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मिला के एक पूरे दृष्टिकोण में देखें सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री किस तरह से होगी? क्या देखते हैं आप? जी, जैसा आपने सही बताया कि ये काफी दिनों से खेल तो चल रहा है, अगर हम इसको खेल बोलें। और पिछले एडमिनिस्ट्रेशन जो था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके टाइम से ही ये शुरू हो गया था इस सिविल लिबर्टीज के चक्कर में। अगर आपको याद है कि यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स साउथ इंडिया के ये तमिलनाडु में पॉलिटिशियन से मिलना, इनसे मिलना जो कि एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट थे, तो जो सस्पिशियस मीटिंग्स होती थी उसका पहले भी उनको कॉल आउट किया था कि आप ये कर रहे हो। पर वो सिविल लिबर्टी, अच्छा हिंदुत्व, हिंदुत्व का जो वेस्ट में एक फैलाया गया है कि मतलब ये नाजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस, ये वो कर रहे हैं। और अभी अरुंधति रॉय का भी एक आर्टिकल आया था जिसमें उसने लिखा है कि पाकिस्तान कभी फौज को अपने सिविलियंस के साथ खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। हिंदुस्तान में 47 से लेके हैदराबाद से लेके गोवा से लेके सब लेके फौज जो है वो अपने लोगों को मारने में लगाई जाती है। तो इस टाइप का जो इन्वेस्ट किया है वेस्टर्न पावर्स ने, ये लिबरल डेमोक्रेसी और एनजीओ के नाम पे एफसीआरए लेके, तो ये एनजीओ पे
काफी नकेल कस दी गई है। एफसीआरए बहुत तगड़ा आ गया था क्योंकि गवर्नमेंट तभी से थी, और अभी भी अगर आप देखें सोनम वांगचुक के चक्कर में उसकी भी जो फंडिंग है उसको चेक किया जा रहा है। लकीली यूएस एड को ट्रंप ने खुद ही बंद कर दिया था, लेकिन अब जो ट्रंप उस टाइम का था और ट्रंप इस टाइम का है, इंडिया एज अ राइजिंग पावर, और इंडिया जितनी स्पीड से बढ़ रहा है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो काफी कैलकुलेशंस जो स्ट्रेटेजी के जो है वो इंडिया के राइज की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडिया के पर काटना काफी लोगों को सूट करता है। यूरोप को करता है, लेकिन यूरोप के पास पावर नहीं है। वेस्ट अगर हम बोले तो यूएसए, यूएसए एक इंडिया चाहता था जो कि चाइना को काउंटर कर सके, लेकिन इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा स्ट्रेटेजिक, और उसने ना तो वो अगेंस्ट वेस्ट, ना नीदर आई एम अगेंस्ट चाइना, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, और जो पैक्ट है वो करते रहेंगे। चाइना जो है दूसरी सही बात है। कंट्री है जिसको इससे फायदा है। चाइना को भी इससे फायदा है कि इंडिया को कंटेन करे कि इस रीजन का दादा मैं हूं, इस मैं तो वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाह रहा हूं, आपको नंबर 2 बन के रहना तो आप यहाँ पे रह लो। उन्होंने बात भी की है मल्टीपोलैरिटी में, उसने बात की थी जो 4 पोल्स की, उसमें इंडिया को भी उसने शामिल कर रखा है। तो करेक्ट। ये ये सोच जो है, और इंडिया को काटना तो चल रहा है। अभी आप देख लीजिए मणिपुर, मणिपुर इसी में था। उसके बाद आप देख करेक्ट। लीजिए, अगर नेपाल आप देख लीजिए, नेपाल भी यूएस का ही होगा चाइनीज इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। और जेनजी वाला जो टूल किट है इस बार, अब जेनजी का नाम एकदम से आ रहा है लद्दाख में भी। इंडिया में कोई करेक्ट। जेंसी का ऐसा कंसेप्ट है नहीं। और कौन लोग थे जिन्होंने वो किया था, वो कांग्रेस पार्टी के काउंसिलर है। ये जो वेस्ट का या जो जो डीप स्टेट का था, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस थे, मीडिया हाउसेस थे, पॉलिटिशियंस थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, यूनिवर्सिटीज थी सेलेक्ट वाली, उन्होंने पहले से ही अपना जो नैरेटिव है और सपोर्ट बेस बना के रखा है। और ये इसको ये इग्नाइट कर रहे हैं इस समय। आई लव मोहम्मद एकदम से आ गया, हमें कुछ पता भी नहीं था। और उसकी कहानी ये है कि हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है इतना हावी और वो कर रहा है कि लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि आई लव मोहम्मद, इसलिए यहाँ पे ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। और ये एकदम से 2-3 शहरों में ऐसे एकदम निकलना। और सोनम वांगचुक के जो लेक्चर्स हैं जिसमें उसने बोला है कि जैसे नेपाल में वो जिंजी ने किया वैसा लद्दाख में होगा, तो इससे आगे सोचने के लिए। लेकिन बात यह है कि आई थिंक हिंदुस्तान की जो पॉलिटी है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बहुत सतर्क हैं। जो सरफेस में आ रहा है उससे बहुत कुछ उनको नीचे में पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2-3 महीने पहले बोला था कि मैं अमेरिका के दबाव में नहीं आऊंगा, और जो कुछ शक्तियां मेरे को हिलाना चाहती है मैं नहीं मानूंगा, चाहे इसमें मुझको बहुत बड़ी कीमत देनी निजी पड़े। तो नुकसान वो क्यों ना नहीं हो सोच जाए। सकते। तो बिल्कुल हाँ, सही। पर्सनल नुकसान क्यों ना हो जाए। तो यही उनका देखिए, सोच है। लेकिन हमें सशक्त रहना है। इकोनॉमिक अभी जो वॉर चल रही है अमेरिका से, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना है। मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी कैलकुलस है, जो ग्रिड है और जो इंटेलिजेंस ग्रिड है, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे पिछले 10 साल में आ गया है। और ये जो फोर्सेस हैं इनमें हमारे इन्फिल्ट्रेशन है, तो हमें पता लगता रहता है क्या हो रहा है, और हम उस पर कदम भी लेते रहेंगे। जी। इसी सिक्योरिटी के साथ एक बहुत अच्छी खबर के साथ आज का प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे, और वो है टेस्ट लॉन्च ऑफ अग्नि प्राइम, जो कि हमने किया था फ्रॉम अ रेलवे कोच। इससे एक देखिए, जो हमारा ट्रायड है, चाहे कि हम न्यूक्लियर वेपन हम जमीन से भी मार सकते हैं, हवा से भी मार सकते हैं, और पानी के नीचे से भी मार सकते हैं, पनडुब्बी से। इसमें जो जमीन में मारने की क्षमता है वो आमतौर पे होती है लॉन्चर से, और लॉन्चर जो है वो करीब करीब फिक्स्ड होते हैं। अगर वो रोड मोबाइल हो जाते हैं तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, रेल मोबाइल हो जाते हैं तो आपको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वो लॉन्चर कहीं भी जा सकता है, किसी भी ट्रेन का हिस्सा बन सकता है। और ये चीज हमने दर्शाई है हमारे रिसेंट अग्नि प्राइम के टेस्ट लॉन्च के साथ। आप इसको कैसे देखते हैं, कितने हद तक हम अब सशक्त हो जाते हैं कि हम जो भी हमारा प्रतिद्वंदी होगा, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, मैं पाकिस्तान को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता, उनके खिलाफ हम कहां तक, जहां विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस हम सक्षम हैं।
देखिए अग्नि प्राइम जो है वो एक 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक मोबाइल प्रणाली है अग्नि 5 की। इससे कुछ महीने पहले हमने एक और अग्नि 5 का किया था जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल MIR भी व्हीकल इसमें थे, करेक्ट। MIRV टेक्नोलॉजी हमने दिखाई थी। तो वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल परिप्रेक्ष्य में है। ये जो आपकी अग्नि है ये पाकिस्तान और चाइना के तिब्बत और यूनान की तरफ को जो है हम इस ट्रेन को पठानकोट में रखेंगे तो हम पूरा पाकिस्तान को कर सकते हैं और ऊपर की तरफ को थोड़ा सा तिब्बत एक्सटेंशन तक भी जा सकता है। नहीं तो अब तो आपकी ट्रेन पहुंच गई है श्रीनगर तक, आप वहां से लॉन्च कर सकते हैं और करेक्ट। वहीं पे उसी टाइम पे नॉर्थ आप ईस्ट में एक पहुंच ट्रेन को गई है। भेज दीजिए और नॉर्थ अरुणाचल में ईस्ट आप में भेज पहुंच गई दीजिए। है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में आप भेज दीजिए वहां पे, वहां से आप यूनान और चाइना के साउथ को आप कवर कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी है। और दूसरा इसकी सेकंड स्ट्राइक, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्लानिंग में कभी भी एक टारगेट मार्क करके नहीं रख सकता कि यहाँ पे ये है। ये एक आम मालगाड़ी के डिब्बे जैसा दिखता है, कहाँ है किसी को नहीं पता। हो सकता है ये झुमरी तिलैया के रेलवे स्टेशन में खड़ा हो और या फिर किसी टनल के अंदर बैठा गया हो। जहां मौका लगने पे ये अगर जहां जा भी रहा है, आप 70,000 रेलवे किलोमीटर नेटवर्क में कौन किसको फॉलो कर सकता है कि कौन सी टारगेट वाली, की बाकी ट्रेनें भी तो चल ही रही होंगी। तो ये हमारी जो करेक्ट। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है लैंड वेक्टर्स की, इसमें ये है और ये रीजनल डोमिनेंस के लिए है। खासकर ये चाइना को एक जवाब देना। आज के लिए तारीख में वैसे भी रशिया, चाइना और अब इंडिया के पास है। अमेरिका ने ट्राई किया था, फिर उन्होंने इसका जरूरत नहीं समझी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया फोर्स मल्टीप्लायर है। सर्वाइवेबिलिटी, फर्स्ट स्ट्राइक में हम सर्वाइव करेंगे और दूसरी स्ट्राइक में हम मारेंगे। जो समुद्र में एक सबमरीन से लॉन्च क्रूज ये न्यूक्लियर मिसाइल देती है, वही काबिलियत हमको ये सेकेंड स्ट्राइक की आपको अग्नि प्राइम देती है। ये बहुत ही बढ़िया। और उससे एक और अच्छी खबर अभी जो आ जाई है, वो जो है मीथेन के लार्ज डिपॉजिट 87% प्योरिटी वाले अंडमान निकोबार में मिले हैं। अंडमान में मिल तो गए। खुशी की बात, मुबारक हो सबको। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी एब्सोल्युटली। बात है। एब्सोल्युटली। इसी खुशखबरी के खुशखबरियों के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। देखिए हमने बात की है, शुरुआत हमने की ट्रंप से और अंत हमने किया एनर्जी सिक्योरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी। यहां तक कि जैसे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो एनर्जी के बगैर हो नहीं सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करनी है, एनर्जी आपको चाहिए, तो बिना मिलिट्री पावर के आप नहीं कर सकते। इसलिए हार्ड पावर की बहुत सख्त जरूरत होती है और यही हार्ड पावर दर्शाती है हमारी अग्नि प्राइम की टेस्ट रेलवे वैगन के साथ, या अग्नि 5 का टेस्ट, और आगे चल के अग्नि 6 और जो भी होगा देखिएगा आप। हम इसका आपके साथ हमेशा इसको शेयर करते रहेंगे और विश्लेषण करते रहेंगे। जनरल कार्की, आपके साथ ये समय काट के बहुत आनंद आया। अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए हमारे श्रोताओं, और आप भी जनरल कार्की। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।